तो आज का ये सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य को लेकर के, हेल्थ को लेकर के। और देखिए आज के समय पर अगर बात कर ली जाए हेल्थ की तो हर किसी को कुछ ना कुछ समस्या है, फिर चाहे यहाँ पर एनवायरनमेंट की वजह से हो, खान पान की वजह से हो, डेली रूटीन्स की वजह से हो, तो कोई ना कोई सवाल सबके जहन में ज़रूर होता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। और आप लोग बखूबी जानते होंगे कि कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता कि इस बीमारी से कैसे बचाव करना है, इस बीमारी से कैसे बचना है। तो एक एक करके हमारे भी बहुत से सवाल हैं जिसका जवाब हम ज़रूर चाहेंगे। सबसे पहले आप लोगों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ हरियाणा के इस कॉन्क्लेव में। सबसे पहले डॉक्टर पीएन कक्कड़ जी, आप ही से शुरुआत करूंगी क्योंकि देखिए आजकल के इस दौर में, क्योंकि आज हमारा कॉन्क्लेव भी स्वास्थ्य को लेकर के है, हेल्थ को लेकर के, हमारे सवाल भी इसी को लेकर के। सबसे बेसिक चीज़ जो आजकल के समय पर देखी जाती है, खासतौर पर युवाओं में, महिलाओं में, जो सबसे बेसिक समस्या होती है उससे निजात पाने के लिए आप क्या समझते हैं कि वो समस्या कौन सी होगी और उससे निजात कैसे पाया जा सकता है? देखो, अगर आपने कहा कि महिला हो या पुरुष हो, कोई भी इंसान हो, किसी भी एज ग्रुप में हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो भारतवर्ष की पॉपुलेशन को समझना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो सबसे पहला काम हमें करना है और जो हमें हिंदुस्तान में सारी जनता को बताना है कि कुछ भी करो, प्रिवेंशन एस्पेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। हमको हर चीज़ में अपनी प्रिकॉशंस लेनी है कि अगर हम हेल्थ चेकअप ही कराते रहें, हर साल हेल्थ चेकअप ही कराते रहें, बहुत सारी बीमारियां एक सही समय में पकड़ी जाती हैं जिसका हम इलाज कर सकते हैं सही टाइम पे और हमारा रिज़ल्ट पहले से जो एक्सपेक्टेड है बहुत अच्छा होता है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ इसमें। जापान एक ओनली कंट्री है, देश है इस विश्व में जिसमें एनुअल हेल्थ केयर इज़ कंपल्सरी। एंड अगर आप फिगर्स देखोगे तो सर्वाइवल रेट इन ए लंग कैंसर इन जापान इज़ वेरी हाई एज कंपेयर टू एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। एंड वो उसका रीज़न यही है कि वो प्रिवेंशन में जोर देते हैं, एनुअल स्कैनिंग कराते हैं, एनुअल टेस्ट कराते हैं, एंड उस टेस्ट के नतीजे में कोई भी बीमारी किसी भी इंसान को हो सही समय में पकड़ी जाती है, जिस समय उसका इलाज किया जा सकता है और उस इलाज करने के बाद हमारा नतीजा बेटर होता है। सो अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे हमारी पॉपुलेशन जो है वो जो अगर नहीं प्रिवेंटिव चेक हो तो जो उसमें नतीजा आएगा और होने के बाद जो नतीजा आएगा उसमें बहुत फ़र्क है। और ये हम पार्क ग्रुप अस्पताल में बहुत ज़्यादा इस पे हम एम्फेसिस कर रहे हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स हो रहे हैं, हम कॉरपोरेट्स के साथ टाई अप कर रहे हैं एंड कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ हमारे पास रेगुलरली आते हैं। सो प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। बिल्कुल 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 सर, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट। और लोगों के लिए जो काम हॉस्पिटल्स के ज़रिए किया जाता है, डॉक्टर्स के ज़रिए किया जाता है, बहुत ज़्यादा अहम भूमिका डॉक्टर्स हर एक नागरिक के जीवन में अदा करते हैं। पीएन कक्कड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही कुणाल बहरानी डॉक्टर हैं, वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं। क्लिनिकल डायरेक्टर एंड एचओडी न्यूरोलॉजी मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल फरीदाबाद से ये हैं। सर, न्यूरोलॉजी को किस तरह समझा जाता है, क्योंकि आज के ज़माने में हम देखते हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा इस बात की नॉलेज नहीं होती है कि हमें किस चीज़ के लिए, किस बीमारी के लिए किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि आप न्यूरोलॉजी से संबंधित बीमारियां देखते हैं। किस तरह से न्यूरोलॉजी को समझा जाता है, किस तरह से उसे देखा जाता है, किस तरह से उसका इलाज किया जाता है? देखिए, अगर आज की मैं बात बताऊं तो एक रिसेंटली एक आर्टिकल भी आया था लैंसेट न्यूरोलॉजी में ग्लोबल प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ पे 2021 में। उस आर्टिकल में ग्लोबली ये बताया गया पिछले 30 इयर्स में अगर हम देखें, मतलब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, सो आज के डेट में ग्लोबली अगर हम बोले, जो हमारी ग्लोबली इतनी बिलियंस पॉपुलेशन है, समवेयर अराउंड 43% लोगों को न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, 43%। तो आप समझ सकते हो ये गुड नंबर्स, चौंकाने वाला नंबर, इवन मोर देन किसी भी बीमारी से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल बीमारी है।
लोगों के समझ में इसलिए बहुत ज़्यादा कई बार नहीं आ पाती है क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जब दस्तक देते हैं तो वो कैसे होते हैं। बट हाँ, थैंक्स टू आज के टाइम पे अवेयरनेस जो लोगों में जागरूकता पैदा हुई है। मैंने खुद पिछले 20 इयर्स में अगर मैं देखा हूँ, जब मैं देखता हूँ स्ट्रोक पेशेंट्स जो बहुत कॉमनली हम लोग डील करते हैं न्यूरोलॉजी में, पहले लोगों को पता नहीं होता था पैरालिसिस, स्ट्रोक क्या सिम्टम्स होते हैं। आज की डेट में अवेयरनेस इतनी बढ़ चुकी है कि एक कस्बे में भी अगर किसी को लकवा या पैरालिसिस होती है तो उसी टाइम 10 लोगों को बताया जाता है और तुरंत वहाँ से डॉक्टर के पास रश किया जाता है, जो आज से शायद कुछ सालों पहले तक कभी नहीं होता था। लोगों में धारणा थी कि ये लकवा बीमारी अगर किसी को हो जाती है, झाड़ फूक करके या कुछ दवाइयों से इस तरह से इलाज कर देते हैं, घर पे ही इलाज हो जाता है। लेकिन आज बहुत सिनेरियो चेंज हो गया है। लेकिन यस, स्टिल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो जितना हम अवेयरनेस कर रहे हैं आने वाले टाइम में हमें ज़रूरी है करना, वो इसीलिए क्योंकि न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ जो लोगों को हो रही हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो आम ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉमनली हेडेक्स होते हैं, चक्कर की बीमारियां होती हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत कॉमनली है। लेकिन डॉक्टर बहरानी, मेरा इसी से रिलेटेड एक सवाल है। आज के टाइम पे अगर स्ट्रोक की बात कर ली जाए तो यंगस्टर में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और इसी पर हम ये आपकी भी राय जानना चाहेंगे, क्या वजह है कि यंगस्टर में स्ट्रोक की ज़्यादा समस्या देखने को मिल रही है और यंगस्टर्स को कैसे बचाव करना चाहिए, एक बार इस पर भी ध्यान दीजिएगा। जी, इससे स्टार्ट करने से पहले मैं एक फिगर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे अपने कंट्री में हर 40 सेकेंड्स में एक पेशेंट को स्ट्रोक हो रहा है और हर 4 मिनट में एक पेशेंट की डेथ होती है स्ट्रोक की वजह से। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनमें से 4 में से एक जने को लाइफ टाइम में स्ट्रोक हो के रहेगा। ये एक आंकड़े हैं जो बताते हैं, और ये फैक्ट्स हैं, मतलब ये किसी के डेटा नहीं है, ये फिगर्स हैं जो हमारे अपने आंकड़े हैं। अगर आपने जैसे यंगस्टर्स की बात करें, पहले जो एक धारणा थी कि ये स्ट्रोक 60 के उम्र के ज़्यादा लोगों में होता है, 50 से ज़्यादा होता है, आज की डेट में हर तीसरा चौथा व्यक्ति एक यंगस्टर है। उसकी एक बड़ी वजह जो हमने स्टडीज़ में देखी है, खुद हमारे अपनी कोलैबोरेशंस रहे हैं स्टडीज़ में, इंडियन स्टडीज़ में, एम्स में जो स्टडी हुई, उसमें यही बताया जाता है कि कुछ यंगस्टर्स जो आज की डेट में, बिकॉज हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, हमारी वर्किंग कल्चर ऐसा हो गया है, हमारी अपनी लाइफस्टाइल एक्टिविटीज़ ऐसी हो गई हैं, सुबह से हम शाम तक हम एक सिटिंग जॉब हम उस पर फोकस लेते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ बहुत रिस्ट्रिक्शन हो गई है। उसकी वजह से जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ लाइक डायबिटीज़, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, ये बहुत ज़्यादा नंबर्स पे हमारे बढ़ रहे हैं इवन यंगस्टर्स में। कुछ और भी रिस्क फैक्टर्स डेफिनेटली हेल्थ से रिलेटेड के अलावा, खासकर कुछ आंकड़े ऐसे भी हैं जो बताते हैं मेट्रो सिटीज़ में इस तरह के नंबर्स हमेशा ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू अदर ऑड सिटीज़। उसका भी एक रीज़न है एनवायरमेंटल। आज की डेट में इवन एनवायरमेंटल जो हम लोग देखते हैं, चाहे हम पॉल्यूशन की बात करें, एयर पॉल्यूशन की बात करें, तो ये नंबर्स, ये वजह भी बहुत कॉमनली होती हैं जो नंबर्स को बढ़ाती हैं कंपेयर टू अदर सिटीज़। मेट्रो सिटीज़ में हमेशा स्ट्रोक के सिम्टम्स हमेशा ज़्यादा दिखते हैं। जी, डॉक्टर पियन, इसी को लेकर के मेरा एक सवाल, जैसा कि डॉक्टर बहरानी जी ने बताया कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, ये हम इस सेक्टर में भी देखने को मिल रहा है। पहले ऐसा होता था, अगर कोई स्पेसिफिक कोई बीमारी है, जैसे आपके घुटने में दर्द है या फिर आपको हार्ट के आप पेशेंट हैं, तो ये एक एज के बाद होती थी, लेकिन आजकल तो किसी को भी हो रहा है और हमने लगातार इतने मामले देखे। इस पर आपकी क्या राय है, क्या वजह आप मानते हैं इसे? वजह तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया और आपको फिगर्स भी दी हैं, फिगर्स आर वेरी वेरी अलार्मिंग। वजह एक तो हमारी लाइफस्टाइल है, दूसरी इग्नोरेंस है। अगर हमको कोई भी, मैंने आपको पहले भी जवाब दिया था प्रिवेंशन का, अगर आपको कोई भी सिम्टम्स होते हैं, आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, रादर देन कि वेट करते हैं देखें क्या होता है, या केमिस्ट के पास से जाके आपने दवाई ले ली। हम स्ट्रोक की बात कर रहे थे, उसमें भी आपके माध्यम से मैं ये आम जनता को बताना चाहता हूँ कि एक चीज़ होती है गोल्डन आवर। जनता को पता है कि हार्ट अटैक होता है या चेस्ट पेन होता है तो गोल्डन आवर है, अस्पताल में भागो, वहाँ इलाज होगा। अब ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है जनता को मालूम होना कि स्ट्रोक में भी गोल्डन आवर है, उसका टाइम पीरियड है। अगर उसी पीरियड के बीच में आप जाएं, अभी आप अस्पताल में पहुंचते हैं, आपकी एक साइड काम नहीं कर रही और अगर आपका उसी पीरियड में फर्स्ट 4 आवर्स में अगर आपका
ट्रीटमेंट हो जाता है तो यू कैन थिंक ऑफ कंप्लीट रिकवरी। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमने पार्क अस्पताल में स्ट्रोक आईसीयू, पार्क गुड़गांव में 47 में मैंने स्ट्रोक आईसीयू बनाया है। हमारे पास 4 बेड्स हैं और विद इन मिनट्स ऑफ अराइवल ऑफ पेशेंट उनको हम इलाज करते हैं और हमारे बहुत सारे पेशेंट बहुत अच्छा होके जाते हैं। तो जनता को ये अवेयरनेस की ज़रूरत है कि अगर गोल्डन आवर, हार्ट में तो सबको मालूम है कि स्ट्रोक में भी एक गोल्डन आवर है एंड हमें वहाँ रश करना है। जी डॉक्टर बेहरानी, जिस तरह से डॉक्टर कक्कड़ ने बताया कि स्ट्रोक में भी एक गोल्डन आवर होता है, क्योंकि कहा जाता है जैसे हार्ट अटैक आए तो हमको बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल की ओर भागना चाहिए, डॉक्टर का रुख करना चाहिए। लेकिन आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियोस भी जारी किए जाते हैं। जब आपको हार्ट अटैक आए, आपको लगे कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, तो उसमें तमाम एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं, या स्ट्रोक आता है तो उसको लेकर तमाम एक्सरसाइजेज आती हैं। मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा इस चीज़ को डिस्क्राइब करें, क्या वाकई वो कारगर होता है, क्या काम आता है? अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको एकदम स्ट्रोक आ जाए या हार्ट अटैक आने लगे, तो क्या उस स्थिति में अगर वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता, उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसे टिप्स आप देना चाहेंगे? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक में ये होता है कि हार्ट अटैक में तो फिर भी हम कहते हैं कि अगर किसी को दौरा पड़ा, हार्ट का, दिल का दौरा, तो उस टाइम कुछ दवाइयाँ ले लो, ब्लड थिनर्स, काफ़ी हद तक चीज़ें डैमेज रुक जाती हैं, फिर आप अस्पताल जाओ। लेकिन स्ट्रोक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर किसी को भी स्ट्रोक के सिम्टम्स आते हैं तो जैसा अभी हमारा डिस्कशन हो रहा था गोल्डन आवर्स, वो गोल्डन आवर्स डेफिनेटली शुरू में हम लोग 4.5 घंटा कहते थे कि हम 4.5 घंटे के अंदर हम पहुँचें, तो हमें ऐसे क्लॉट पिघलाने वाली दवाइयाँ हैं जो दी जाती हैं, काफ़ी रिवर्स हो जाती है। आज की डेट में मैं अपने हॉस्पिटल मैरिंगो एशिया की बात करें तो हम उसमें नॉट ओनली कि हम लोग मेडिसिन इंजेक्टेबल, आज हमारे देश में इतने एडवांसमेंट्स हो गए हैं हमारे हॉस्पिटल में, हम लोग जो नॉट ओनली इंजेक्टेबल बट ऑल्सो कुछ एडवांसमेंट्स हैं जिसमें हम तार के जरिए जाके में क्लॉट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं। सो डेफिनेटली एडवांसमेंट आज अगर हम बात करें तो पिछले 10 सालों में बहुत हुई है। ओनली थिंग इज़ कि यस, आपको समय पे हॉस्पिटल रश करना चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने मेरे को पूछी कि हमें क्या करना चाहिए उस टाइम पे, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रोक के मैनेजमेंट में होता है कि हम तुरंत स्कैन कराएं, ब्रेन स्कैन, चाहे वो सिटी स्कैन हो, चाहे वो MRI हो, क्योंकि स्ट्रोक 2 तरह का है, एक क्लॉटिंग होती है, एक ब्लीडिंग होती है। अगर हमें पता होगा कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हुई है तभी हम उसका इलाज कर सकते हैं। अगर हमें पता ही नहीं कि उसको ब्लीडिंग हुई है, क्लॉट हुई है और हमने दवाई ले ली तो डेट कैन मेक मोर डैमेज। तो इमीडिएटली इसीलिए एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में जाना चाहिए, स्कैन करके ही हम आगे बढ़ते हैं कि पेशेंट्स को क्या प्रॉब्लम हुई है और हम कैसे उसको ट्रीट करें। तो सब कुछ एक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें होनी चाहिए। जी। डॉक्टर PN, एक देखिए, हम स्ट्रोक पे बात कर रहे हैं, हम हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं, हम एज से पहले होने वाली बीमारियों की बात कर रहे हैं। रिसेंट एक मुद्दा है जिस पर मैं आप सभी का ध्यान ले जाना चाहूँगी। हिना खान एक्ट्रेस, उनको ब्रेस्ट कैंसर 3rd स्टेज बताया गया है। इतनी कम उम्र कैंसर हो जाना, कई बार देखा जाता है लोगों को ये पता ही नहीं चल पाता है कि आखिर कैंसर क्यों हुआ है, कैसे इसका पता लगाया जा सके। ज़रा इसके बारे में जानकारी दें। इसके बारे में बहुत सारी ट्रेनिंग एंड टीचिंग चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस। दिस इज़ वन कैंप, जैसे हम ये बात कर रहे हैं, इससे भी पब्लिक अवेयरनेस है। हमको अपनी यंग फीमेल्स को ये पढ़ाना है और समझाना है कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने में किसी को थोड़ा सा भी डाउट होता है कि मुझे कोई लंप महसूस हो रहा है, तो उनको हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को रिपोर्ट करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, मेरा प्रोफेशन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर है। मैंने एनेस्थीसिया बहुत लोगों को दिया हुआ है और एक पर्टिकुलर पेशेंट मुझे याद आता है, फ्रॉम ए वेरी गुड फैमिली, एजुकेटेड रिच फैमिली। जब मैंने उनको एनेस्थीसिया दिया एंड ब्रेस्ट लंप देखा, इट वाज लाइक ए कॉलीफ्लावर। मैंने उनके हस्बैंड को भी पूछा बाद में, मैंने कहा आप लोग सोए हुए थे? वो उनको ये था कि ये ठीक हो जाएगा, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा। तो बेसिक बात ये है कि अवेयरनेस, सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन फिर भी अवेयरनेस इज़ अ मस्ट, सेल्फ एग्जामिनेशन इज़ अ मस्ट, रिपोर्टिंग इज़ ए मस्ट।
तो क्या अब- डॉक्टर कक्कड़ ये देखा जाए कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथी की अगर बात की जाए, क्योंकि एलोपैथी में तो ब्रेस्ट कैंसर का इलाज है, आयुर्वेदिक क्योंकि लोग कई बार ये सोचते हैं कि होम्योपैथी से बीमारी जो होती है जड़ से खत्म हो जाती है, आयुर्वेदिक अगर दवाइयाँ लेंगे तो उसमें भी बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। एलोपैथी लोग प्रेफर इसीलिए नहीं करते क्योंकि दवाइयाँ ज़्यादा खानी पड़ती हैं, और लोगों का ये मानना है कि एलोपैथी से बीमारियाँ जड़ से खत्म नहीं हो सकती। तो क्या ब्रेस्ट कैंसर का इलाज एलोपैथी के अलावा होम्योपैथी और आयुर्वेदिक में ढूंढा जा सकता है? शायद मैं इस पे जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ना मैं होम्योपैथिक में ना मैं आयुर्वेदिक में हूँ। बट एलोपैथिक में ये है कि अगर ब्रेस्ट लंप है जी। तो उसका इलाज सर्जिकल है, बायोप्सी रिपोर्ट से पता लगता है, और आगे क्या करना है हमें गाइडेंस होती है। जो मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ कहना चाहता हूँ कि इसमें स्कैनिंग करनी चाहिए। इसी एडवाइस किया जाता है कि एवरी ईयर फीमेल शुड गो फॉर ए मैमोग्राफी. Mammography itself is painful, so there are now several other devices which are coming, less painful, less exposure of radiation, and you can pick up a early mass or early lump. लेकिन कुल मिलाकर के अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आप लोग जो योगदान दे रहे हैं समाज में वो भी काबिलियत तारीफ है। डॉक्टर बहरानी, क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी, इसका जवाब। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है ये, कैसे समझा जाए, और हम जैसे लोग जिनको मेडिकली इतने टर्म्स नहीं पता होते वो कैसे इस चीज़ से पार पाएँ? देखिए, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है ये अपने में एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हम कहते हैं इसको। पहले हम इंडिया को कहते थे कि जब आज से कुछ सालों के पहले की बात करें, थोड़े लंबे सालों के, जहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, ये सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत कॉमनली हम लोग देखते थे। आज की डेट में, आने वाले टाइम में, इवन हम लोग बोलते हैं कमिंग टू 2050 इंडिया विल बी द कैपिटल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को कैसे समझें? डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक्स, हार्ट की प्रॉब्लम्स, जो ऐसी डिजीज़ जो कम्युनिकेट नहीं होती, मतलब एक दूसरे से फैलेंगी नहीं, लेकिन हमारी अपनी लाइफस्टाइल, हमारी अपनी शैली, इन सब की खराबी से ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं। तो इसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहती हैं, जो आपस में हम लोग फैल नहीं रही एक दूसरे से, बट वो हमारी अपनी लाइफस्टाइल की वजह से ये डिजीजेस पैदा हो रही हैं। डेफिनेटली कमिंग डेज, कमिंग ईयर्स में जिस तरह के आंकड़े दिख रहे हैं, चाहे वो कोई भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, हम सब पे टॉप नंबर पे रहने वाले हैं। ये बहुत अलार्मिंग बात है, बिकॉज आज के डेट में अगर हम इस पर नहीं ध्यान देते हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट, आपके ज़रिए मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूँ कि लोगों को जागरूकता पैदा होनी चाहिए, जैसा हम लोग आज शुरुआत से डिस्कशन कर रहे हैं, अवेयरनेस। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पे भी अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए, ताकि हम कैसे आने वाले टाइम पे इस बड़े नंबर्स को हम रोक सकें। ताकि डेफिनेटली हम लोग आज के टाइम पे कुछ भी कह लें, इंडिया इज़ द नंबर 1 हम कंट्री चाहते हैं, बट एटलीस्ट हेल्थ के मामले में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में डेफिनेटली हम कहेंगे हम अपने को जितना कंट्रोल कर सकें उतना हमारे लिए बेहतर रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर समझा जा सकता है हम काम कर रहे हैं इसके लिए जोरदार तालियां। अंशुका जी, डॉक्टर बहरानी, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं होगा तो समय पर लोग अपना इलाज भी नहीं करवा पाएंगे। डॉक्टर कक्कड़, आपने भी बार बार अवेयरनेस की बात अपने पूरे इस सेशन में कही है। पार्क हॉस्पिटल अवेयरनेस को लेकर क्या रोल प्ले कर रहा है? क्योंकि एक हॉस्पिटल होता है, कई तरह के मरीज़ आते हैं वहाँ पर, कई मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिन्हें बीमारियों के बारे में नॉलेज होती है, कई मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिनके पास लैक ऑफ नॉलेज होता है बीमारियों को लेकर, पता भी नहीं होता है कि किस बीमारी से वो पीड़ित हैं और उसके लिए किस डॉक्टर से उनको मिलना चाहिए। तो पार्क हॉस्पिटल ऐसे में क्या रोल प्ले करता है, किस तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ पर पूरी करता है? इसी पार्क हॉस्पिटल, पार्क ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा हो गया है, और कुछ सिस्टम्स जो पहले नहीं थे हम डेवलप करते जा रहे हैं। इस समय हमारे अस्पताल में जो मरीज दाखिल होते हैं उनका भी हम रेगुलर सेशन करते हैं, उनको समझाते हैं ये चीज़ें करनी हैं। डॉक्टर्स और मरीजों में कम्युनिकेशन लेवल बढ़ा रहे हैं, एंड हम उनके सेशन कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे सीनियर सिटीजन्स, हम सीनियर सिटीजन्स को इनविटेशन देते हैं कि आज आप आइए हमारे साथ बैठिए, और हमारे कुछ डॉक्टर्स उनको एड्रेस करते हैं, हम किसी भी सब्जेक्ट पे उनको बताते हैं। दिस इज़ जनरली डन ओवर ए कप ऑफ टी, कॉफ़ी और मे बी सम फ्रूट्स एंड ऑल, जनरल सीनियर सिटीजन्स के लिए। ऐसे ही हम स्कूल के बच्चों को बुलाते हैं। पार्क हॉस्पिटल इस समय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, डिफरेंट कॉरपोरेट्स में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, इंक्लूडिंग गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, इंक्लूडिंग GD गोयनका यूनिवर्सिटी, हम लोगों ने अपने वहाँ पे सेंटर्स खोले हुए हैं,
और हम रेगुलरली वहाँ जाके एक तो मरीज देखते हैं और उसके साथ हम लोगों को नॉलेज देते हैं कि अगर ये सिम्टम हो तो आपको अस्पताल कुल में आइए मिलाकर या अपने समझा जा डॉक्टर को सकता है दिखाइए। आपकी भूमिका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है समाज में। डॉक्टर बहरानी, डॉक्टर पीएन कक्कड़ जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज हरियाणा को अपना कीमती वक्त देने के लिए। और इस सेशन में क्योंकि बहुत सी तमाम बातें हमने जानी, खासतौर पर डॉक्टर्स के द्वारा बताया गया कि किस प्रकार से अपने मेंटल हेल्थ पर काम कर सकते हैं, और बहुत ज़रूरी है इस सेशन पर ध्यान देना। जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया सीमा और अंशिका, बहुत अच्छा सेशन रहा और मैं चाहूँगा कि आप सभी मेहमान मंच पर मौजूद रहें। हमारे बीच में डॉक्टर रणदीप पुनिया डीजी हेल्थ साहब मौजूद हैं हरियाणा सरकार की तरफ से, और डीजी साहब मैं चाहूँगा कि आप मंच पर आएँ, और साथ में सीएमओ गुरुग्राम डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, आप भी मंच पर आएँ। डॉक्टर विनय गुप्ता जी, सर आप भी प्लीज़ आएँ मंच पर। सीएमओ फरीदाबाद। चलिए, तो जोरदार तालियां बजनी चाहिए भाई। अवार्ड सेशन चल रहा है, उन लोगों को अवार्ड मिल रहा है जो समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर पीएन कक्कड़ जी सीईओ हैं पार्क हॉस्पिटल गुरुग्राम के। सर प्लीज उन्हें अवार्ड दे करके सम्मानित करें। तो जोरदार तालियां भाई, तालियां नहीं रुकनी चाहिए। कल को आप भी यहाँ होंगे, आपके लिए भी तो तालियां बजेंगी ना, तो तालियां और हुटिंग्स रुकनी नहीं चाहिए। तो जोरदार तालियां। इसके बाद डॉक्टर कुणाल बहरानी जी हैं हमारे साथ, जो कि क्लिनिकल डायरेक्टर एंड एचओडी हैं न्यूरोलॉजी मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल फरीदाबाद के। सर उन्हें भी अवार्ड देकर के सम्मानित करें। हमारे साथ स्टेज पर मौजूद हैं वो, प्लीज जोरदार तालियां उनके लिए बजनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब को भी सम्मानित किया जाए। ये तस्वीरें खुद में काफी खास होती है, क्योंकि ये अवार्ड उन लोगों को मिल रहा है जो समाज में वो भूमिका निभा रहे हैं, जो कि हमारे लिए काफी फायदेमंद रहने वाला। इस सेशन में हमने जाना मेंटल हेल्थ कितना जरूरी होता है, तो आप ताली बजाएंगे तो उससे भी तो फायदा होगा। आप सभी डॉक्टर्स हैं, मोस्टली वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनको पता है कि ताली बजाने से खून बढ़ती है, तो आप लोग नहीं चाहते आपके खून बढ़े आपके शरीर में, तो प्लीज तालियां रुकनी नहीं चाहिए। तो जोरदार तालियां। इसके बाद हम अपने अगले सेशन की ओर भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये तस्वीरें बहुत खास होती है जब अवार्ड दिया जाता है, और हर एक हिंदुस्तानी हो या फिर बाहर की भी बात कर ली, हर कोई चाहता है कि हमें अवार्ड दिया जाए, समाज में हमारी वो जगह बनती रहे, पिरामिड में हम उस स्थान पर हो जहां पर हमें सम्मानित किया जाए और समाज में महत्वपूर्ण